नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों पर आदेश पारित किए हैं। राज्य हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को असंवैधानिक करार देने के बाद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अंजना एवं अन्य मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से बनाया गया ये कानून कानूनी कसौटी पर टिकने योग्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वे कर्मचारी जो अनुबंध नीति के तहत नियुक्त हुए थे और बिना किसी ब्रेक के नियमित हुए थे, उनकी अनुबंध अवधि को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पात्रता सेवा के रूप में गिना जाएगा। अनुबंध अवधि के दौरान की वार्षिक वेतन वृद्धियों को काल्पनिक आधार पर जोड़ा जाएगा। इससे सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन का सही निर्धारण हो सके। हालांकि अनुबंध अवधि को पिछले एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति R&P नियमों के तहत खुली प्रतियोगिता या बैच वाइज आधार पर हुई थी, उन्हें नियमित होने पर वरिष्ठता तथा वित्तीय लाभ उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से दिए जाने के आदेश पारित किए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि जहां नियुक्ति प्रक्रिया नियमित भर्ती के समान नहीं थी, वहां अनुबंध अवधि को वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा, लेकिन पेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वित्तीय लाभों का दावा करने में देरी की स्थिति में लाभों का दावा करने की तिथि से 3 वर्ष पहले तक सीमित किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां अदालत ने पहले ही पूर्ण लाभ देने के आदेश दिए हों। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने समक्ष अधिकारियों के निर्देश दिया है कि वे इस फैसले और संवैधानिक जनादेश के अनुरूप 3 महीने के भीतर पात्र कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। एक अन्य मामले में हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारी बकाया महंगाई भत्ता को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। इसे लेकर राज्य हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें राज्य सरकार पर केंद्र की तुलना में 15% कम महंगाई भत्ता देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। मामले में न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की अदालत ने राज्य सरकार को इस बारे नोटिस भी जारी कर दिया है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं। अगली सुनवाई 4 जून को निर्धारित की गई है। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में केंद्र सरकार अपने सभी कर्मचारियों को 60% की दर से महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश की सरकार राज्य के कर्मचारियों को 15% कम यानी सिर्फ 45% ही डीए का भुगतान कर रही है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि महंगाई भत्ता वेतन का अभिन्न अंग है जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार इसे समय पर जारी नहीं कर रही। याचिका में न्यायालय से बकाया किस्तें जारी करने की मांग की गई है। साथ ही अदालत से गुहार लगाई गई है कि 1 जुलाई 2024 से रुकी डीए की उन सभी किस्तों को केंद्र की तर्ज पर जारी करने के आदेश भी पारित किए जाए। याचिका में कहा गया है कि राज्य का अपना कोई वेतन आयोग नहीं है और वे आमतौर पर पंजाब पैटर्न या केंद्र सरकार के फार्मूले का पालन करता है। इसी मामले में एक याचिका भूपिंदर ने दाखिल की थी जिसमें भी सरकार को नोटिस जारी हुआ है और इसमें 28 मई को सुनवाई होनी है। याचिका में पश्चिम बंगाल और पंजाब की तर्ज पर महंगाई भत्ता देने की मांग की गई है। अब देखना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार इस नोटिस पर राज्य हाई कोर्ट में क्या अपना पक्ष रखती है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य का वित्त विभाग ये साफ कह चुका है कि फिलहाल वित्तीय देनदारियों के लिए राज्य के कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जिनका ये कहना है कि हम राज्य की सेवा दिन रात कर रहे हैं, हमारे पास सिवाय यहाँ पर नौकरी करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जैसे कि दूसरे राज्यों में पर्यटन की कई अंबार संभावनाएं, हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब की बात की जाए तो वहां के सरकारी कर्मचारियों के पास बड़े बड़े खेत, एकड़ के हिसाब से उनके पास खेत है, जहां से
उनकी नकदी फसलों का काफी मुनाफा उन्हें मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के पास सिर्फ और सिर्फ वेतन एकमात्र यहाँ पर उनकी आजीविका का सहारा है। ऐसे में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच अगर राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा तो प्रदेश के कर्मचारियों को मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लिहाजा अब इस मामले को लेकर लगातार प्रदेश के कर्मचारी हाई कोर्ट जा रहे हैं, जिस पर अब दूसरी बार ये नोटिस राज्य को जारी किया गया। राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी और बताएगी कि आखिर 15% केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले राज्य के कर्मचारियों को क्यों महंगाई भत्ता कम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में रियायती दरों की यात्रा पर सख्ती कर दी गई है। अब बिना हिम बस कार्ड के दिखाए बिना राज्य के किसी भी यात्री को रियायती छूट नहीं दी जाएगी, बस किराए में छूट नहीं दी जाएगी। बिना कार्ड के सभी यात्रियों को पूरा किराया चुकाना पड़ेगा। कई बसों में किराए को लेकर महिलाओं और परिचालकों के बीच रोजाना अब बहसबाजी हो रही है। महिलाएं रियायती किराए की मांग कर रही है, जबकि कंडक्टर नियमों का हवाला देकर कह रहे हैं कि अब कार्ड दिखाने पर ही उन्हें रियायती बस सेवा का लाभ मिलेगा। इस कारण कई जगह पर असहज स्थिति पैदा हो रही है। परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि अब कोई भी बस किराए में छूट बिना कार्ड के नहीं दी जाएगी। इसके चलते बार बार महिलाओं को कहा गया था कि आप अपने कार्ड बनाइए। दूसरी तमाम कैटेगरी जिन्हें बस किराए में छूट दी जाती है उन्हें ये निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब भी कार्ड न बनाने पर अब कंडक्टर को कह दिया गया है कि पूरा किराया वसूल किया जाए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मई महीने की पहली तारीख को ही अब प्रदेश की जनता को जोर का झटका लगा है। देश के अन्य राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश में भी 19 किलोग्राम वजन वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। आज से हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम लगभग 993 रुपये एक मुश्त बढ़ गया है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर लगभग 3071 रुपये का कर दिया गया है, जो पहले 2000 रुपये के आसपास था। कीमतों में बढ़ोतरी से होटल और ढाबा व्यवसायिक महंगाई को जोर का झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस प्रकार से लगातार दिक्कतें आ रही हैं, अब रसोई गैस का घरेलू सिलेंडर भी राज्य में महंगा हो सकता है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों में तैनाती के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों के रोल नंबर की पदवार सूची उनकी मेरिट के अनुसार स्कूल शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय के अनुसार सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्राप्त हो गया है। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी भी को व्यक्तिगत रूप से अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी, लिहाजा वेबसाइट पर इसे देख लें। हिमाचल प्रदेश के शहरी निकायों में नामांकन पत्र भरने का कल आखिरी दिन है। राज्य चुनाव आयोग ने 3 दिन नामांकन पत्र भरने के लिए दिए थे, इसमें 2 दिन बीत चुके हैं, कल आखिरी दिन है। इसके बाद स्थानीय निकायों में साफ हो जाएगा कि कौन कौन प्रत्याशी चुनावी रण में डटे हैं। हालांकि 2 दिन बाद भी नामांकन पत्रों की छटनी और नाम वापसी के दिन पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी, परंतु कल ये पता चल जाएगा कि चुनावी मैदान में आखिर कौन उतर रहा है। अभी तक नगर निगम की सीटों पर पूरी तरह से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन कल आखिरी दिन सभी प्रत्याशी सामने आ सकते हैं। वही दूसरी शहरी निकायों में भी ये स्थिति साफ हो जाएगी। नगर निगम चुनाव क्योंकि पार्टी चिन्ह पर हो रहे हैं, इसलिए वहां राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है, परंतु दूसरे शहरी निकायों में जिनके नगर परिषद नगर पंचायतों में रसूख होगा वही जीत पाएंगे। इस चुनाव में राजनीतिक दलों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। वहीं इन चुनावों में कई जगह बेहद रोचक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जिला कुल्लू की अगर बात की जाए तो नगर पंचायत भुंतर में पति और पत्नी एक बार फिर एक साथ चुनावी रण में उतरे हैं। नगर पंचायत भुंतर के वार्ड 2 से मीना ठाकुर ने अपना आवेदन किया है, तो वहीं उनके पति करण ठाकुर ने वार्ड नंबर 4 से अपनी दावेदारी पेश की है। ये दोनों पहले नगर पंचायत भुंतर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब एक बार फिर पति पत्नी दोनों चुनावी मैदान में उतरे हैं। दोनों का वार्ड एक होने के कारण यहाँ पहले चुनाव जीत चुके हैं। 2020 में मीना ठाकुर और 2015 में करुण ठाकुर नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इस बार वार्ड 1 के आरक्षित होने के कारण दूसरी जगह से चुनाव लड़कर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में दोनों
अपने अपने लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं मंडी जिला के जोगिंदर नगर परिषद में पति पत्नी ने चुनावी ताल ठोक दी है। नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष अजय धरवाल ने अपना नामांकन पत्र दर्ज करवाया। वहीं उनकी पत्नी चंद्र रेखा ने वार्ड 5 अपर सेरी में चुनाव लड़ने का नामांकन पत्र दाखिल किया है। पति पत्नी के चुनावी दंगल में उतरने पर चुनावी मुकाबले में अब काफी रोचकता आ गई है। उधर सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लगा है, क्योंकि पांवटा साहिब में मोहसिन खान ने भारतीय जनता पार्टी का टिकट वापस लौटा दिया है। वार्ड 7 से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि इन चुनावों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो रहे हैं। बाकी नगर निकाय की बात की जाए, नगर परिषद और नगर पंचायत की, तो राजनीतिक दल अपना समर्थित कैंडिडेट जरूर डिक्लेयर कर रही हैं, लेकिन ये पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। आज मोहसिन खान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं विधायक सुखराम चौधरी जी का आभार व्यक्त करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का आभार व्यक्त करते हैं कि पांवटा साहिब के वार्ड 7 से उन्हें टिकट दिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं जनता के बीच गया तो मुझे लगा कि मैं भाजपा से नहीं जीत पाऊंगा, ना कांग्रेस से जीत पाऊंगा। इसके चलते मैंने निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ूंगा। हालांकि फिर बता दें, ये किसी भी पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन जरूर राजनीतिक दल अपने समर्थित उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं कि इसे आप अपना समर्थन दीजिए। इसी तरह से हमीरपुर जिला के सुजानपुर में नगर परिषद के लिए कांग्रेस के लिए समर्थित प्रत्याशी बनाई गई वीना धीमान ने भी कहा कि मैं किसी राजनीतिक बैनर तले चुनाव नहीं लड़ूंगी। वीना धीमान ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे अपना समर्थित उम्मीदवार जरूर बनाया था, लेकिन मैं कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उन्होंने कहा कि मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। वीना धीमान सुजानपुर के नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुकी हैं और उन्होंने कहा कि मैं अब बिना कांग्रेस के बैनर तले अपने निर्दलीय तौर पर जनता से वोट मांगूंगी। हालांकि ये दोनों चुनाव यहाँ पर पार्टी सिंबल पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन माना यह जाता है कि दोनों ही पार्टियां शहरी निकायों में, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, अपने समर्थित कैंडिडेट्स की जरूर ऐलान करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि इस कैंडिडेट को हमारा समर्थन है, इसे आप वोट दीजिए। लेकिन अब इन रुझानों के बाद ये माना जा रहा है कि अब वर्कर भी राजनीतिक दलों से उबरने लगे हैं और उन्हें लगता है कि अब पार्टी के नाम का सहारा लिए बिना जनता उन्हें आसानी से वोट देगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिया तो उन्हें दिक्कत आ सकती है। हालांकि नगर निगम में बाकायदा पार्टी सिंबल पर चुनाव हो रहा है, उसमें बाकायदा टिकट दिए गए हैं। वहां जिसे टिकट दिया गया वही चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से किसी प्रकार की इस प्रकार की खबर नहीं है। लेकिन नगर परिषद और नगर पंचायतों में इस तरह की सूचनाएं लगातार जरूर आने लगी हैं। प्रदेश के नगर निगम चुनावों के बीच मेयर पद के आरक्षण रोस्टर को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट होने की उम्मीद है। शहरी विकास विभाग की ओर से इसे लेकर एक प्रपोजल तैयार किया गया और राज्य सरकार के विधि विभाग को भेज दिया गया है। अगले हफ्ते तक इस पर अंतिम फैसला आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। रोस्टर तय होने के बाद ही मेयर पदों की श्रेणी स्पष्ट हो पाएगी। राज्य सरकार ने हाल ही में मेयर का कार्यकाल 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की व्यवस्था लागू की है। पालमपुर, धर्मशाला, मंडी और सोलन नगर निगम में बनने वाले मेयर का कार्यकाल 5 साल का होगा। नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। मेयर पद को लेकर आरक्षण रोस्टर घोषित न होने के कारण प्रत्याशियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रदेश में नगर निगम मेयर के सीधे चुनाव की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम वार्डों से जीते हुए पार्षदों में से किसी एक को मेयर बनाया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 6 मई को नाम वापसी के साथ चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने हैं। 17 मई को मतदान होना और 31 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। उधर कांग्रेस कमेटी की चुनाव समिति ने आज मंडी नगर निगम के 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, जिनमें नर्मदा मोहन, विनोद कुमार, रूपेश कुमार, विनय शर्मा, तेजेंद्र सिंह व अजय कुमार को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं सोलन नगर निगम के वार्ड 6 से सत्या वर्मा को पार्टी का टिकट दिया गया। बंगाल चुनाव प्रचार की भागदौड़ के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा पिछले कल शिमला पहुंच गई। वह पिछले कल दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास सड़क मार्ग से होते हुए शिमला के छरावड़ा स्थित अपने निजी आवास में पहुंची। वे अगले 5 से 6 दिन तक यहां रुक सकती हैं, ऐसा कार्यक्रम बताया गया है।
कांगड़ा जिला के देरा विधानसभा क्षेत्र के ढिलियारा स्थित सीबीएसई राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया। स्कूल परिसर की बदहाल हालत और गंदगी देखकर विधायक कमलेश ठाकुर नाराज हो गई और उन्होंने मौके पर वहां पर मौजूद स्टाफ को खरी खोटी सुना दी। निरीक्षण के दौरान विधायक ने तीखे तेवर दिखाते हुए साफ कहा कि जब एक स्कूल पर सरकार सालाना करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है तो इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है। उन्होंने स्टाफ को यह भी स्पष्ट किया, क्या आप अपने घरों में इस प्रकार की गंदगी देख सकते हैं? क्या जो स्कूल स्टाफ यहां पर है, क्या उनका घर इस तरह गंदा है? क्या घर में गंदगी होने पर इसे साफ नहीं रखते? उन्होंने 2 टूक कहा कि स्कूल परिसर के भीतर जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, किसी भी सूरत में गंदगी को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और डिसिप्लिनरी एक्शन भी उनके खिलाफ किया जा सकता है। हिमकेयर में हुई गड़बड़ी मामले की जांच के लिए विजिलेंस ब्यूरो ने 3 अलग अलग टीमें गठित कर दी हैं। प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। विजिलेंस विभाग ने अब तक हिमाचल और बाहरी राज्यों के 35 निजी अस्पतालों से संबंधित रिकॉर्ड जुटाया है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कई अस्पतालों ने ऑपरेशन पैकेज के दायरे से बाहर जाकर अतिरिक्त सामान और सेवाएं बिल जोड़े हैं। इससे योजना पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा है और नियमों का उल्लंघन हुआ है। कई मामलों में मरीजों के नाम पर ऐसे खर्चे दर्शाए गए हैं जो वास्तविकता में हुए ही नहीं थे। हिमकेयर योजना में 110 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। कांगड़ा जिला के बनोई पुल के पास बीती रात चेकिंग के दौरान अमृतसर से बैजनाथ जा रही एचआरटीसी बस में एक 13 साल के मासूम बच्चे से चिट्टा बरामद किया गया। गग्गल थाना प्रभारी उद्यम सिंह राजपूत ने बताया कि सीआईए कांगड़ा की टीम ने एएसआई मनजीत सिंह के नेतृत्व में बीती रात करीब 9 बजे वाहनों का नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान शाहपुर की ओर से आ रही एचआरटीसी की बस को रोका गया और उससे तलाशी ली गई। बस में एक 13 साल का छोटा बच्चा अकेला बैठा था। पूछताछ में उसने अपनी 13 वर्ष की उम्र बताई। बच्चे के पास मौजूद भूरे रंग का एक बैग था। पुलिस ने जब इसे खुलवाया तो उसमें 130 ग्राम चिट्टा पाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में नाबालिग ने खुलासा किया कि यह नशीला पदार्थ उसे अमृतसर में उसके एक रिश्तेदार ने दिया था। रिश्तेदार ने उसे बस में बैठकर कहा था कि वह आगे चलकर उससे यह सामान ले लेगा। पुलिस ने बरामद नशीला पदार्थ अपने कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और माना यह जा रहा है कि अब पंजाब से हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के हथकंडों से ये नशीला पदार्थ भेजा जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। लिहाजा पुलिस अब इस पूरे मामले की जड़ तक जाने की फिराक में है। हिमाचल में 3 व 4 मई को फिर से भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 2 दिनों के दौरान आंधी बारिश व ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 5 व 6 मई को भी प्रदेश में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में 7 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।